नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के तीसरे अध्याय हिमालय की बेटियों के बारे में। दोस्तों, महत्वपूर्ण अध्याय है जिसमें हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में बात की गई है। नागार्जुन द्वारा लिखा गया है यह अध्याय और इसमें हमें हिमालय से निकलने वाली विभिन्न प्रकार की नदियों और उनके महत्व के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम केवल इस अध्याय का अध्ययन ही नहीं करेंगे बल्कि इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को भी जानेंगे। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। और साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं अध्ययन हिमालय की बेटियों का शब्द ब शब्द। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मासी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अधित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल यानी कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद ना जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में इन दो नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने प्रेम दूत में कहा था, वेत्रव्रती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी यह प्रेषी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा
काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़कर देख सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थो लिंग यानी तिब्बत की बात है। मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, नीला अशरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हठा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चित्रित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। नागार्जुन। तो दोस्तों, ये अध्याय था जिसमें हमें नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, खासतौर से गंगा और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अध्याय को समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अध्याय में अभ्यास के प्रश्न और साथ ही उनके उत्तर। दोस्तों, कुल 4 सवाल इस अध्याय के अभ्यास में दिए गए हैं और एक एक करके हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला सवाल है कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं। इसके जवाब को हम अपने अध्ययन के आधार पर इस रूप में दे सकते हैं कि यद्यपि हमारे देश में नदियों को माता मानने की परंपरा है, जैसे गंगा माता, यमुना माता, किंतु कवि नागार्जुन नदियों को बहन, बेटी तथा प्रेयसी या प्रेमिका के रूप में भी देखने की वकालत करते हैं। अगर हम स्पष्टीकरण की बात करें तो ये कह सकते हैं कि हम अपने देश में नदियों को अक्सर माता के रूप में देखते हैं, जैसे गंगा मैया, यमुना माता, लेकिन नागार्जुन साहब नदियों को बहन, बेटी और प्रेयसी यानी कि प्रेमिका के रूप में भी देखने की वकालत करते हैं। अगला सवाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की यह विशेषता है कि ये नदियां हिमालय से निकलती हैं और लंबा मार्ग तय करने के बाद समुद्र में मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो हिमालय के ग्लेशियर पिघलने से बनती हैं और लंबा मार्ग तय करने के बाद इनका जो अंतिम बिंदु होता है वो किसी सागर या महासागर में जाकर मिलता है। इस प्रकार हिमालय से ये निकलती हैं और किसी सागर अथवा महासागर में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। अगला सवाल है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों के धार्मिक महत्व के कारण नदियों को लोकमाता कहा है। और अगला सवाल है कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है, और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, पर्वतीय मैदानों, ग्लेशियर आदि की सुंदरता का वर्णन किया है। तो प्यारे बच्चों, ये 4 सवाल हैं जो कि इस पुस्तक के इस अध्याय में अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। हालांकि कुछ अन्य सवाल भी हैं जो पाठ से आगे हैं, परंतु उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमने अपना ध्यान मुख्य रूप से इस अध्याय के अभ्यास वाले प्रश्नों पर ही दिया है। तो कक्षा 7 में पढ़ने वाले मेरे छोटे मोटे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो थी, जिसमें हमने बात की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के 3रे अध्याय हिमालय की बेटियों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।